एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? AOR का जो एग्जाम होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? हम्म। ओके, देखो जी, हम्म। सभी कौन सा है योग्यता याद? AOR इसको कहते हैं हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है जी, जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही अपॉइंट किए जाते हैं। अच्छा। पहले ये होते कौन है ये बताता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में प्रैक्टिस करते हो। जी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप कोई केस फाइल करते हो, जी। सिविल या नहीं नहीं सुने जाओ भैया, क्वासी, है ना? क्वासी का मतलब होता है आधा सिविल है उसका, नेचर आधा सिविल का क्रिमिनल। है, नेचर सिविल का है, और उसमें क्या नाम प्रोसीडिंग चलेगी क्रिमिनल का। जस्ट लाइक डीबी। हाँ यस, ऐसे ही 125 CRPC। ठीक है, प्रोसीडिंग चलेगी सिविल वाली, बट होता क्या है CRPC में से तो क्रिमिनल का हो गया वो। हम्म। ऐसे ही 138 138 एक NI एक्ट है। ठीक है, ऐसे ही रिकवरी, कॉमर्शियल, जितने भी जो ये केस होते हैं ना, हम्म। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में केस फाइल करते हैं तो पटिशन के जस्ट बाद में हम एक एफिडेविट लगाते हैं। ठीक है जी, एफिडेविट। हम्म। अब उस एफिडेविट को सत्यापित करवाते हैं हम ओथ वाले से ना? ओथ कमिश्नर से। ठीक है जी, ओथ कमिश्नर को हम क्या करते हैं, वो मोहर लगाएगा, ये सब करेगा। वैसे उसका जो मेन मकसद होता है, ये उसका ओथ कमिश्नर का ये होता है कि पूरी पटिशन को देखे कि सही फॉर्मेट में बन रही है, तब वो उस पर कर देता है। और ये हम्म। सत्यापित करता है कि भाई जो इसमें लिखा है वो सत्यापित कर रहा है केवल वो, लेकिन वो जो इसमें प्लेंटिफ जो बनता है, जो कंप्लेनेंट है या प्लेंटिफ है, वो कहता है कि जो जो प्लेंट लिखा गया है वकील साहब ने जो इसमें लिखा है वो सब मैंने बताया है, और वकील साहब ने मुझे वर्क्यूनली मतलब दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मुझे ये समझा दिया है, बता दिया है। ठीक है, तब मैंने साइन करे उसको, वो कमिश्नर उसको क्या कर देता है, मोहर मार के अटैच करके उसको हम कोर्ट में फाइल कर देते हैं। सेम हाई कोर्ट में होता है, क्योंकि जो केस होते क्रिमिनल FIR वाले उसे तो सरकार फाइल करती है, उसमें ओथ कमिश्नर वगैरह की साइन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइल कौन कर रहा है उसको, सरकार फाइल करती है उसको तो। ठीक है, और ये माना जाता है कि सरकार जो करती है सही करती है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, आयु का भी एफिडेविट मांग लेते हैं, वो जो आयु केस फाइल करेगा उसका भी एफिडेविट मांग लेते हैं। बात समझ में आ गई कि ओथ कमिश्नर का क्या रोल होता है? जी सर। अब यदि मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, AOR वाली चीज, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर रहा हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो नाना भाई देसाई हो, या वो कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज तो खैर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हाई कोर्ट का कोई जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों ना हो, अब वो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल कर रहा है अपने क्लाइंट का या किसी का भी। ठीक है जी,
तो उसकी जो पटिशन बनेगी ना सुप्रीम कोर्ट की, एक फिक्स फॉर्मेट है बिल्कुल। क्या है वो? फिक्स फॉर्मेट है, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं कर सकते। हर केस के हर चीज का वहां पे एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट को फिल करते चले जाते हैं अपने। उसमें केवल हम क्या डालते हैं? फैक्ट डालते हैं अपने, ये इसमें हमारे फैक्ट हैं। जब तक इस पर ये AOR साहब अपनी स्टैंप नहीं लगा देंगे, जिसको सील कहते हैं, मोहर नहीं लगा जी देंगे, ठीक है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल नहीं हो सकता। जैसे ओथ कमिश्नर का एफिडेविट नहीं लगेगा तब तक केस फाइल नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी सर। ऐसे ही जो AOR साहब अपनी स्टैंप नहीं लगाएंगे उस पटिशन पे, ठीक है, तब तक केस फाइल, वहां जो केस फाइल होता है वो AOR के नाम से केस फाइल होता है। यदि मैं कोई अपनी पटिशन डालता हूं तो मैं अपने नाम से केस फाइल नहीं कर सकता, जी। AOR के नाम से केस फाइल होगा। सर एक और बार समझा दो। एक मिनट, अभी दोबारा अपने आप आ जाएगा ये। तो यदि मैं कोई केस फाइल करने जा रहा हूँ ना, मैंने मान लो उसका जी। फॉर्मेट देख के, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेट लेके, किसी से मांग के मैंने पूरी पिटीशन बना ली, और हाँ। जो लिखते हैं ना कि थ्रो दिस पिटीशन सबमिटेड बाय एडवोकेट, तो मैं हम्म। अपना नाम नहीं लिख सकता वहां पर। जो कोई भी नहीं लिख सकता वहां पे अपना नाम, ठीक है। हेलो? जी सर। उस जी पटिशन सर। पे, उस पटिशन पे कोई अपना नाम नहीं लिख सकता, अच्छा। वो AOR के मतलब नाम से फाइल होगी। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पिटीशन हम लोग बनाते हैं जो, वहां सर का नाम होता है, सारे चैम्बर नंबर वगैरह होता है, वो सब नहीं रहेगा। ना, वहां अच्छा। होगा AOR के ऑफिस का एड्रेस होगा, AOR का नाम होगा, AOR का एनरोलमेंट नंबर होगा, सब चीज AOR की होगी। हाँ, अच्छा। जो वकालतनामा लगता है उसका वकालतनामा अलग होता है, फॉर्मेट उसका अलग है। जी। उस वकालतनामे पे साइन हो जाएंगे हमारे। कहने का मतलब वकालतनामा पे साइन हो जाएंगे। जो पिटीशन बनती है, जो जिसका मतलब रहता है केस, वो अपना नाम वाम सब कुछ डालता है, वो नहीं रहेगा, वो AOR का रहेगा। वो AOR का ही जाएगा, अन्य अदरवाइज वो जो पटिशन वहां पर सबमिट ही नहीं होगी। रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। रिजेक्ट नहीं, ऑब्जेक्शन हो जाता है, उसको नहीं लेंगे वो, या कपिल सिब्बल हम्म। क्यों ना हो वहां पर। हम्म। क्योंकि कपिल सिब्बल ने भी कई बार पेपर दिया था AOR का, वो फेल हो गया था बेचारा, वो AOR का पास नहीं हुआ आज तक वो। AOR में है क्या ऐसा जो मतलब? भी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, अभी तुमने ये बताया ना AOR है क्या, राइट राइट। क्या पावर है उसकी AOR की। अब समझ में आ गया AOR होता क्या है। समझ में आ गए। अब इसका सिलेक्शन कैसे होता है? हर साल सुप्रीम कोर्ट मई जून में AOR की एप्लीकेशन लेता है, AOR की एप्लीकेशन लेता है वो, कि भाई कौन कौन AOR की एप्लीकेशन AOR बनना चाहता है, एप्लीकेशन जमा कर दो। जो भी 1000-1500 फीस होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, सुप्रीम कोर्ट ही कराता है इसको। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और वही पास करेगा, राइट। और वो भी चीफ जस्टिस की निगरानी में होता है ये एग्जाम। अच्छा। मतलब वो हॉल में नहीं आएंगे, निगरानी का मतलब कमेटी बनाते हैं, जो रजिस्ट्रार वगैरह हाँ। होते हैं वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं सारा। हम्म। अब इनका फॉर्मेट बताता हूँ क्या होता है। जिस साल आप रजिस्टर्ड हो गए एडवोकेट के रूप में किसी जी। भी इंडिया के किसी भी बार में, हम्म। उसके बाद 4 साल तक आपकी कहीं की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कितनी अच्छा। प्रैक्टिस चाहिए? 4 साल। 4 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
प्लस 1 ईयर का, ये 4 साल से अलग 1 ईयर का किसी AOR के अंडर में आपने काम किया होना चाहिए, जिसको अच्छा, इंटर्न ये कहते हैं। ठीक है तो जी। कोई मिलेगा सर ये और करने को तब तो। अरे बोलो, नाम बोलो, 20 AOR तो मेरे फोन में सेव है। हम्म। अरे हम जहां जाता हूँ यारी अरे दो। मुझे आज एक लेडी मिली थी, 24 नंबर कोर्ट में मैं थी, रितिका कंसल के कोर्ट में। वहाँ एक एलसी मिली थी, वो बोले मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, ज्योति तिवारी करके। बावड़ी पूछ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ। फिर मेरे को बोले कि अगर यहाँ कड़कड़मा ईस्ट जोन का आई थिंक उसको वो एलसी है, तो बोले अगर कुछ ऐसे अपेयरेंस है तो आप करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं करूंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वकील होकर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर रही है फिर? वही तो मैं समझ नहीं पाई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर इनका काम क्या है। हम जैसे खाली टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठने वाले हैं वो। अच्छा। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट में मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बता नहीं रहे थे, कई बार मैं गई थी, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। कम इन मार्च। तो हम्म। AOR के अंडर में 1 साल आप प्रैक्टिस करोगे, ये एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है जी। ओके। उस हम्म। सर्टिफिकेट प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे के सारे, आप जो हम्म। फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्म प्रिस्क्राइब होता है, ऑनलाइन फॉर्म आता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उसको भरोगे, आपका एडमिट हम्म। कार्ड आएगा, आप उसके एग्जाम को दोगे। साथ तुम्हारे अच्छा। एग्जाम होते हैं 1 2 3, 3 एग्जाम होते हैं, 3 3 घंटे के, अलग अलग डे। 3 एग्जाम। अच्छा। अभी मुझे ध्यान नहीं है। देखो यहाँ ना ऊपर बुक्स रखी होंगी बहुत सारी, ये वाली जो रखी हैं ध्यान दिख जाएंगी, तो ये वाली जो डिब्बा सा रखा ना राइट। सबसे ऊपर राइट। हाँ, तो इनमें से 2 3 तो एक वकील साहब ले गए थे मुझसे मांग के, तो मतलब नहीं तो इसमें सिलेबस क्या होगा, यही तो होगा जो। ना ना वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। पहला पेपर होता है एडवोकेट, एथिक्स का आता है वो। ठीक है जी। तुम्हारे जी। एथिक्स क्या होंगे? दूसरा होता है एथिक्स में, और तुम्हारी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, और ड्यूटीज क्या, मतलब एक एडवोकेट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन वहां पे आपको पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। एडवोकेट हम्म। एक्ट ये वो सारा, मतलब इतनी मोटी मोटी 2 किताबें, डिस्क्रिप्टिव टाइप है क्या? सारा लिखने वाला है, डिस्क्रिप्टिव। सब टोटल। ओके। हम्म। दूसरा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक लीगल नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, लॉ की पूरी। ठीक है। हम्म। फॉर्मेट इसको हम कहेंगे ना, फॉर्मेट किसी भी केस का जो पटिशन होता है, वो एक पूरी सिचुएशन दे देंगे, केस की स्टोरी, और उसके लिए केस ड्राफ्ट करो। अच्छा। भाई जैसे आपको स्टोरी दे दी कि भाई केरल में एक लड़की का बलात्कार हुआ डॉक्टर का। हम्म। ठीक है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये हो गया, अब आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको क्या करना है, चैलेंज करना है, हम्म। तो पटिशन बनाओ। तो वो पटिशन पूरी बनानी पड़ेगी आपको पेपर में, टोटल। ठीक। जी। और तीसरा पेपर होता है, कोई भी जजमेंट दे देंगे वो पिछले साल के, पिछले साल मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट बना तब से लेके एंड तक अब तक के, ये जजमेंट है, इसको पूरा डिस्क्राइब करोगे, ये जजमेंट कैसे हुआ, कौन से जज साहब ने दिया, कैसे दिया, क्या इसकी स्टोरी थी, क्या इसके इशू थे, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे क्या था, और किन किन जज साहब की क्या क्या मत था इसके अंदर, और क्या इसका डिसीजन दिया था।
आपको अपनी भाषा में उस जजमेंट को लिखना है पूरा। अच्छा, ये तो जुडिशरी से भी टफ है। सर थोड़ा अरे इजी नहीं है ये? कैसे? सर ज्यादा इजी बता दिया आपने तो। भाई साहब, जिस मतलब पूरे इंडिया में जाके देखना, जितने भी डायरेक्ट एडीजे बनते हैं ना, एडीजे, जी सर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनमें से 80% एओआर होते हैं वो लोग। और क्या, इतने इतनी नॉलेज लेके बैठे हो तब तो कोई AOR बनता होगा, अब इतना जब बता रहे हैं कि सर। इंडिया का सबसे टॉप इंटेलिजेंट एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 3-4 बार एग्जाम दिया था ये। बताओ, आज तक पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया था वो। जब कपिल सिब्बल नहीं पास हुए तो बाकी सब। उसको बोलना आता है, उसको बोलना आता है, डिस्क्रिप्शन करना आता है, लिखना नहीं आता भाई उसको, बंदे को। हम्म। मैं भी किताब लेके आया, मैंने सोचा 4 साल में तो मैं रट जाऊंगा, कर लूंगा, लिख लिख के करूंगा। फिर मैं वहां जाके बैठने लगा, 2-4 एओआर बने, उनसे बातचीत करने लगी तो भाई उनकी बात मेरे को समझ में ना आए। फिर मैंने 4,000 रुपये खर्च करे, किताबें खरीदी। AOR किताब, के। हाँ, एओआर के सारा मतलब, वैसे तो बुक्स नहीं मिलती हैं, तो पिछले साल के जो पेपर होते हैं ना, उनका जो फॉर्मेट होता है, उन पेपर को क्या हम्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग, अच्छा। रिपीट ऐसे, तो वो उनकी बनी हुई है ये किताब। तो भाई मैंने इनको पढ़ा 3-4 महीने, मैंने इन पर खूब इधर पलटूं उधर पलटूं, इधर करूं इधर करूं उधर करूं। मैंने कि भाई इनकी तो स्पेलिंग याद करते करते पागल हो जाएंगे, स्टोरी तो सोचो। अच्छा। हमने तो उठा के उसको आंख पर रख रख दिया। दिया। अब लेकिन ये बात है सर, उसमें जो लग के तैयारी करता होगा ना, उसको नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती होगी। पास होना ना होना वो अलग बात होगी। ऐसा है ना, देखो, जिसका सुप्रीम कोर्ट में जितने भी एडवोकेट है ना, हाँ उनका जो बैकग्राउंड है, हाँ हाँ घर की जो इनकम है, हाँ। महीने की, किसी के घर की 40 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी की 50 लाख, कहीं से प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं कंपनियां चल रही हैं, कहीं फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं उसके लोग फर्म चल रहे हैं। ऐसे बच्चों के बच्चे वहां होते हैं, और ऐसे घरों के बच्चे होते हैं। आप हाँ IAS है, हाँ। PCS है, ठीक है, विदेशों में सेटल हो रहे हैं सारे, बड़ी बड़ी फर्म चल रही हैं, उनके घरों में 100-100, 200-200, 400-400 नौकर काम कर रहे हैं। उनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनते हैं। उनको टेंशन तो कोई है नहीं, वो आराम से लग के पढ़ भी लेते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। और जो सीनियर एडवोकेटों के साथ लग जाते हैं, उनकी भाषा को फिर सुप्रीम कोर्ट में अ, हर दिन अपीयरेंस देते हैं वो। उस कोर्ट में बैठ गए 4 घंटे, उस कोर्ट में बैठ गए 2 घंटे, उस कोर्ट में बैठे। अब जहां जिस माहौल में रहोगे तो तुम ऑटोमेटिक ही ढल जाओगे। सो तो है सर, क्योंकि अब मुझे जब आप, स्टार्ट। आप जैसे, हाँ, हम जैसे क्या है, आपको घर में कुछ बच्चों को नहीं। भी पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, वर्दी धोनी है, खाना बनाना है, चाय बनानी है, शाम को बनाना है, दोपहर की टेंशन, इसकी टेंशन। ठीक है जी। हाँ, जी सर। और वहाँ, और शाम को जब वहाँ बैठेंगे 5 बजे के बाद, लो मैडम, ले लो एक वोट का। आपको छी छी छी, और वहाँ छी नहीं चलती है। वहाँ तो लंबी वाली सिगरेट और एक वोट का पैक, वो बैठे ही किताब चल रही है, सिगरेट कभी वो चुस्की नहीं। मुझे एक असामी लड़की मिली हुई थी वहां, जब मैं स्टार्टिंग में जाना स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट की साइड। तो भाई वो कहते थे कि दुनिया का कोई भी हो, सबको आके झुकना यही है, सुप्रीम कोर्ट में ही। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस इज द डिफरेंट प्रैक्टिस। मैंने तो बहुत दिन वहां पे रहा हूँ ना, मतलब पूरा, मैं तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके क्या, कितने लोगों से मेरी दोस्ती हो गई। पता है, यूपी के चीफ जस्टिस जो थे ना, रिटायर्ड, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। हाँ,
और यूपी के वहाँ अधिकतर जो बैठे मिलेंगे ना लाइब्रेरी वगैरह में, और या कोर्ट रूमों में जो बैठे मिलेंगे, वो पता है आम आदमी नहीं होते वो। हम सोचे उनको नॉर्मल व्यक्ति होते हैं। कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड डीजे साहब रिटायर्ड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे होते हैं सारे। कोई आईएएस हम्म। रिटायर्ड है जिन्होंने वकालत कर ली, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, कोई पीसीएस है। बात करोगे, मुझे नहीं पता था, तो मैं ऐसी बात करता रहा, मेरी तरफ देखता रहा, हंसता रहा। करे और बेटा, और बेटा, और बेटा। कह रहा बेटा सिविल पे ध्यान दो, सिविल पे, इनमें कुछ नहीं है। मैं बोला सिविल पे ध्यान दूं? करे हाँ बेटा सिविल सीखो, सिविल है ना, क्रिमिनल वगैरह मैट्रिमोनियल ये तो बच्चों वाला है, इसको मत सीखो आप इतना, वो तो अपने आप आपको आ जाएगा। ये केस तो आपको खुद सिखा देंगे, बट सिविल कोई नहीं सिखाएगा, सिविल पे ध्यान दो आप। फिर भाई मैंने जो, उन्होंने एक दिन मिस कॉल, उन्होंने मेरा, मैंने उनका नंबर, उन्होंने नंबर लिया, अच्छा अपना नंबर दे दो, कोई जरूरत पड़े तो कॉल कर लूंगा मैं, ठीक है। अब उन्होंने मिस कॉल तो करी। अब मैं भाग रहा था उधर पटियाला जा रहा था, तो मैंने ध्यान दिया नहीं। फिर उन्होंने कॉल किया तो उस पर आ रहा था जज सो एंड सो करके। मैं बोला यार ये जज साहब है। मैंने रिसीव किया बात, फिर मैं स्पेशल गया उनसे मिलने के लिए। फिर मैंने पूछा कह रहे कहाँ का है, मैं बुलंदशहर, मैं बुलंदशहर में तो मैं एडीजे था इस साल में ये वो यूपी का था वो। स्टोरी बताई उन्होंने अपनी सारी, आज भी है, बातचीत होती है, फोन पे भी होती है, वैसे भी है। मैं मतलब टाइम पास करने आता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, रहते ही यहाँ पे वो कौन सा है, न्याय खंड करके है कोई, गाजियाबाद में सोसाइटी, उसमें। तो ऐसी चीफ जस्टिस साहब से मेरी ऐसी बातचीत हो गई, खुद ही बताते हैं। फिर रिटायर होने के बाद तो उनकी कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई पूछता नहीं उन्हें, तो अपनी स्टोरी खुद ही बताते रहते हैं। ये है सारा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कोई है एओआर के बारे में, किसी को डाउट है? कंप्लीट सर। एओआर केवल वो बन सकता है जिसकी इंग्लिश की लिटरेचर बहुत अच्छी है। इंग्लिश भी दो होती है ना, कोर और लिटरेचर। जिसकी लिटरेचर बहुत अच्छी है और जिसने एलएलबी किसी बहुत बढ़िया कॉलेज से की हुई है, बहुत बढ़िया college से, वो कर सकता है इसको पास केवल। या फिर कोई पागल इंसान हो, उसके पीछे सही बात है, पागलपुर। है ना, पागल इन द सेंस जानते हो ना, या तो तू मुझे मिल जा, नहीं तो मैं ले नस काट रहा हूं अपनी हाथ की, या तो तू मुझसे शादी कर ले, नहीं तो ले ट्रेन के नीचे सुसाइड कर रहा हूं मैं। वो व्यक्ति कर सकता है एओआर, मतलब हम्म। अपने आप को, मतलब उसमें धोख झोंक देकर ही। और कोई भी चीज है, एडवोकेसी हो या जजशिप हो, कुछ भी करना तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा उस चीज के अंदर। सो तो है। चलो जी, कहाँ पहुंच गए थे हम? कम टू द पॉइंट। तो आप एओआर की नॉलेज ले ली आज आपने। हाँ सर, सोच रहे थे एओआर का है क्या। एडवोकेट एक हमारे बगल वाले चैम्बर में है, मिश्रा जी, तो वो भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट की साइड जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं वहां जाता हूँ, अपेयरेंस लगाता हूँ इसलिए कि एओआर का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए। तो वो एग्जाम देने वाले हैं, वो तो इंटर्नशिप कर रहे होंगे ना किसी के साथ में। पता नहीं, हाँ बता रहे थे, तभी मैंने पूछा हूँ कि अच्छा, कि कौन कर सकता है। अरे कोई भी कर सकता है, अरे भाई, एलएलबी जो कर। सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुप में घुस गया था, जैसे जाते तो ग्रुप सा बन जाता है, तो उसमें एक नेहा नाम की लड़की थी। हम्म। उसको, वो पागल थी, मतलब उसको बोलने, एओआर के लिए। नहीं नहीं, वो मतलब उसको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं थी। मतलब घमंड उसको नॉलेज का बहुत था। उन्होंने बहुत एग्जाम अच्छा। दिए, जज के बहुत एग्जाम दिए। एओआर वन टाइम में उनने पास कर लिया था, जो गुस्से में नहीं हुआ था, एओआर बन गई। ओवर एज होने अच्छा। वाली थी, मतलब होता ना 45 साल, 40, ओवर एज होने वाली थी। 40, 45, शादी नहीं 40। करी उसने, करी जब तक जज नहीं बनूंगी, जज नहीं तो शादी नहीं। भाई साहब, अच्छा, ये बढ़िया था। झारखंड में उसके बाप वाप सब बताती थी वो सारी स्टोरी, वैसे सबको।
मेरे पापा कहते हैं क्या करूं बता, कह कुछ मत करो, जज बन गई तो शादी तुरंत कर लूंगी, किसी से भी करवा देना फिर मेरी, मैं कर लूंगी, लेकिन उससे पहले नहीं करूंगी, या मुझे सारी जिंदगी एक्सीडेंट पड़े। झारखंड में वैकेंसी निकली थी ना 2023 में, हाँ। भाई साहब उसमें उसकी पता तीसरी दिन चौथी रैंक थी लड़की की, और शकल से बेवकूफ कतई। मैं उसको कभी मतलब, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं उससे ढंग से बात नहीं करता था उसकी शक्ल देख के, और वो भी अकड़ू थी। अच्छा। हाँ, वो करके मैं उसको कक्कड़ कहता था, कक्कड़। मैंने कहा कक्कड़ मैडम, और जैसे ही वो भाई जज बनी, कंफर्म हुआ उसका, सबके नंबर ब्लॉक। अच्छा। हाँ, बस हम लोगों जैसे। पढ़ती भी होगी ना, अच्छे से पढ़ती भी होगी, जज बनने के लिए थोड़ा हाँ तो टाइम लगाना भी तो पड़ता है। मैं बताते रहे हो कि मेरे मामा के लड़के, उनका साइंस स्ट्रीम था, बीएससी कर रखा था, लेकिन मामा का थोड़ा सा ख्वाहिश ऐसे था कि या तो आईएएस या फिर पीसीएसजे। तीन चार फिर पट 2003, फटाफट 2003 का हाँ, 4 का रजिस्ट्रेशन था उसका। 2003 का या 4 का। तब से 20 साल से लगातार भागी पड़ी थी, जज बनना, पागल थी वो, पूरा हड्डी सी हम्म लकड़ी सी बिल्कुल। जैसे मान लो, जैसे ये है ना तुम्हारा सिंह साहब द ग्रेट, हम्म। कलर, हाइट और हेल्थ सेम। ऐसे। हाँ, चलो कितने सेकंड नहीं हुए थे, होता। हम टू द पॉइंट आते हैं। भाई बोर हो रहे होंगे लोग। सर बहुत अच्छी बात बताई है आज आपने। अरे कुछ लोग तो जुड़ते हैं भाग जाते हैं, वो तो शादी इसलिए आते हैं, चलो सीपी सर की शक्ल देख लेते हैं। सर कंपैरिजन करने के लिए मैं ही मिली थी क्या? सर मुझे बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, अभी यहाँ पे जुड़ जाते हैं ना बहुत सारे लोग, मैं तो जोड़ देता हूँ, फिर दोबारा देखता हूँ तो लेफ्ट। भाई सीपी सर की शक्ल अच्छी नहीं है भाई, जाओ। सर हमारे तो 2 दिन से घर में गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए नहीं ले पा रही मैं कंटिन्यू क्लास। नहीं आपको नहीं कह रहा मैं, और भी तो यहाँ पे लाली वाली पता नहीं रानी वानी कितनी जुड़ती हैं लोग। कौन है सर ये लाली? आई डोंट नो, एंड आई हैव नो इंटरेस्ट टू नो अबाउट हर। आई नो सर, पर पता तो होनी चाहिए ना। ओके नो प्रॉब्लम। आज तुम्हारी मैं बात। भी एक बार को सोचती हूँ कि पीसीएसजे के लिए लगूं, फिर सोचती हूँ यार 3-4 साल बचे हुए हैं। अब इस 3-4 साल में अगर नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत, टोन बहुत आते हैं। चलो, अरे सेक्शन तो बता दो भैया, कितने हो गए थे। 117। से डबल 1 तक हो गया था। हैं जी, 117। भाई मैं भूल गया, मैंने बादाम नहीं खाए भाई कई दिनों से, बुखार के चक्कर में। बता दो मेरे को कौन सा चल रहा है। रिक्वेस्ट लेटर हो गया, रिक्वेस्ट लेटर हो गया ये वाला। 14 चले गए, 15 ये बता दो बस। फोर फीचर तो हो तो गया, ठीक तो है। एक्वायर द, 17 सर। हाँ 17, सीज और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है जी, 17 पढ़ते हैं जी। 117 का सब सेक्शन 1। आर यू रेडी? यस सर। जी यस सर। सर। सारे हाजिरी लगाओ। अरे भावना कहाँ है बच्चे? ओ प्रसाद, जी सर, नमस्ते। पढ़ पढ़, इसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ दूं। पढ़ो। Where any officer conducting an inquiry or investigation under section 116 has a reason to believe that any property
in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred, or dealt with in any manner which with result in disposal of such property. He may make an order for seizing such property, and where it is not practicable to seize such property. मैं बार बार वही रिवाइज रिपीट कर रही हूँ क्या? हाँ. He may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned. हम्म अभी क्या क्या रहा है, अभी थोड़ा ठीक से सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके. वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग, कोई ऑफिसर जो क्या कंडक्ट इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा हो. बताओ. सर अभी तो माइंड में क्लिक ही नहीं हो रहा है, बता रही हूँ मैं थोड़ा ध्यान से. हम पढ़ते हैं. वेयर आप एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, ठीक है जी, या अपॉइंटेड बाय कोर्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 117 ऊपर वाले में जो हमने कल पढ़ा था वो एनी इंक्वायरी. 116. और ये क्या था हमारे पास? ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्ट, ठीक है जी. द कोर्ट shall under so and so and so and so any inquiry, investigation, survey referred to the subsection shall be carry out by the officer mentioned in subsection 1. इस वाले सेक्शन के अंदर ये सेक्शन ऊपर वाले का रेफरेंस दे रहा है कि उसको क्या नाम है, उस प्रॉपर्टी को ट्रेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, इस टाइप से. और वो जो व्यक्ति है सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जो ऑल नेसेसरी स्टेप लेगा उस प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. अब इसमें क्या है, वो ट्रेस कर रहा है, आइडेंटिफाई, वो तो ऊपर उसमें आ गई, इसमें 116 में हैज रीजन टू बिलीव, उसको ये विश्वास हो जाता है, किसको, इस ऑफिसर को, दैट एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच सच इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जिसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इज बीइंग कंडक्टेड इज likely to be concealed, transferred, or dealt with any manner which will result in disposal of the such property, he may make an order for seize such property, and where it is not practicable to seize such property. अब देखो क्या कह रहा है ये, उसको पता था एक्स को कि भाई मेरी घर की प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, उससे पहले पहले ही उसने क्या कर दी, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर दिया, ठीक है. या उसको ये विश्वास हुआ कि जब तक मैं पुलिस वाले कोर्ट का या सुपीरियर बंदे का ऑर्डर लेके आऊंगा इसको सीज करने के लिए, तब तक तो ये इस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करके भाग जाएगा. बात समझ में आई नहीं आई? जी सर. मान लो पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव है कि जो एक्स व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी पी है, यदि मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं बोलूंगा जी ये वाली जो सो एंड सो प्रॉपर्टी थी, इस वाले ऑफिस में इन्वॉल्व थी, मुझे इसको क्या करना है, सीज करना है, तो सीज ऑर्डर के लेके आएगा ना कोर्ट का, वो जब तक तो सीज नहीं कर सकता. लेकिन उसको पहले से विश्वास था कि यदि मैं जिसे कोर्ट जाऊंगा, फाइल बनाऊंगा, ऑर्डर लेके आऊंगा, इतने दिनों में तो ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी को सीज करके, सॉरी बेच के भाग जाएगा, जब तक वो अपना अटैचमेंट का ऑर्डर लेके आएगा, डायरेक्शन लेके आएगा उस प्रॉपर्टी के लिए.
हाँ या ना? हाँ जी सर। तो उससे पहले वो क्या कर लेगा? सीज ऑर्डर बाद में देता रहेगा कोर्ट, क्योंकि देखो सीज ऑर्डर ऐसे तो देगा नहीं ना। आप के कोई पुलिस वाला जाएगा जी, इस प्रॉपर्टी के में सर्च करना है, आप ऑर्डर कर दो, जज ऐसे कर देगा? नो सर। पहले उसकी भी इंक्वायरी कराता है जज साहब। एप्लीकेशन लगाई उन्होंने पुलिस वालों ने कि ठीक है भी चलो इंक्वायरी कराते हैं कि सीज करने है, किस ऑफेंस में क्या है, उसकी रिपोर्ट लेके आओ, ये लेके आओ, दुनिया भर की चीजें मंगाएंगे। और कोर्ट जब भी डेट देगा तो 7-8 दिन 10 दिन की, इससे पहले की तो डेट देगा नहीं, कम से कम डेट तो देगा ना। तो वो पुलिस वाले क्या करेंगे, उससे पहले एक स्टे ऑर्डर ले लेंगे कि साथ साथ में ये इसमें वो कर दो कि ये इस प्रॉपर्टी को बेचे ना, किसी को ट्रांसफर ना करे। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। मैं दोबारा सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। पुलिस को ये लगा जो एक्स की प्रॉपर्टी है ये किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीका से, तो जब वो पुलिस वाले अटैच के लिए या सीज के लिए क्या करने जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लेने जाएंगे अटैच सीजर के लिए या अटैचमेंट के लिए ऑफ द प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट इंक्वायरी वगैरह कराएगा ना, ऐसे थोड़ी ऑर्डर दे देगा। तो इतने बीच में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच के भाग जाएगा। ठीक। अब पुलिस क्या चाल चलेगी कि जनाब ये हमें इसकी क्या नाम है, सीज करना है या अटैच करना है। आप जनाब कोई भी इंक्वायरी बाद में कराते ना, ऑर्डर बाद में कर देना, लेकिन अभी हमें है ना प्योर परमिशन दे दो, ये ऑर्डर कर दो यहाँ पर कि भाई इसको किसी को ट्रांसफर ना करे ये व्यक्ति, सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड अदरवाइज डेल्ट विद एक्सेप्ट ऑफ द प्योर परमिशन। लेकिन कोर्ट के बिना परमिशन के वो भी नहीं कर सकता वो, तो इसलिए वो कोर्ट से क्या ले लेते हैं, प्योर परमिशन लेके, और उस व्यक्ति को दे देंगे उसको कि देख भाई कोर्ट का ऑर्डर है इस वाले पर्सन को, अब इस प्रॉपर्टी को बेच मत देना, इसको हमें अटैच करना सीज करना है, कोर्ट का ऑर्डर लेके आएंगे तब करेंगे, ये डेट पड़ी हुई है तुम्हारी। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। क्लियर है सभी को? सर दोबारा बता दो। विभू मैडम सर कौन है, विभू मैडम है कौन है? आजकल विभू मैडम बोलती नहीं है, क्या बात है? अच्छा, मैंने सोचा कभी आपने गम खा रखा है, गम, गम खाओ कम खाओ। गम नहीं खाते हो आप? चलो, तो दोबारा मैं बता देता हूँ, ये पुलिस ऑफिसर है, इनको किसी पी प्रॉपर्टी को सीज करना है, लेकिन ये जो एक्स व्यक्ति हैं इनको पता लग गई कि ये पुलिस वाले मेरी इस प्रॉपर्टी को अटैच करने वाले हैं, सीज करने वाले हैं, तो ये क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को बेच के भाग जाएगा, वाई को बेच देगा मान लो। तो अब ये जो है ना पुलिस वाले क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्योंकि बिना, ये तो हमने पढ़ लिया कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के या बिना सुपीरियर अफसरों के ऑर्डर के हम किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते। ठीक। हाँ, केवल निगरानी कर सकते हैं हम लोग, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। तो अब क्या करेंगे, जब ये पुलिस ऑफिसर कोर्ट जाएंगे तो साथ में सीज करने का तो ऑर्डर लेके जाएंगे जाएंगे, लेकिन कोर्ट से प्री परमिशन और मांग लेंगे
कि जी एक ऑर्डर कर दो कि ये जो एक्स व्यक्ति है इस प्रॉपर्टी को बेच कर ना भाग जाए, कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर आए उससे पहले तो बेच के भाग गया तो फिर तो हमारा तो काम खत्म हो गया, और दूसरा आदमी थोड़े ही अपनी प्रॉपर्टी में हमें घुसने देगा, उसने थोड़ी ऑफेंस किया है। भाई ऑफेंस तो एक्स व्यक्ति ने किया है ना, और उस टाइम एक्स की प्रॉपर्टी थी, आज से मैं इसका मालिक हूँ, जब से मैं मालिक हूँ उस दिन से उस प्रॉपर्टी को कोई उस पर ऑफेंस के लिए यूज नहीं किया गया हो बस वो। भाई जब वो उस पर ऑफेंस के लिए उसको यूज किया गया था प्रॉपर्टी को, जो उसका उस टाइम पे ऑनर था उसके अगेंस्ट में केस चलेगा, नहीं उन्हीं के नए के अगेंस्ट में केस चलेगा, तो पुलिस के तो हाथ से निकल जाएगी सारी चीजें। तो साथ में सीज ऑर्डर से पहले ये ऑर्डर ले लेंगे कि भाई इसको बेचे ना, किसी को ट्रांसफर ना करे, अब उस ऑर्डर को उस व्यक्ति को दे देंगे, पुलिस वाले भाई हैंड थमा देंगे उसको कि ला भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, वो तब तक नहीं मानेगा व्यक्ति जब तक कोर्ट से वो कंफर्म ना हो जाएगा। ठीक है, जब तक उस कोर्ट में जाके वो 30 दिन के अंदर अंदर में उसको क्या कर लेगा, कंफर्म करके आएगा, या कोर्ट से भी एक ऑर्डर और सीट आएगी किसकी, कंफर्मेशन की, हाँ भाई ये उसी कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि पुलिस वाले ने ला के दे दिया ऑर्डर, हो सकता है कि भाई किसी ने छाप के डुप्लीकेट बना के दे दिया हो, ऐसा होता है नहीं होता। होता है नहीं होता। क्या तुमने सोचा है कोर्ट का डुप्लीकेट ऑर्डर भी आ जाता है? हम्म, होता है। आपने दिल्ली में रिटीज रिटीज सिनेमा सुना होगा। अरे कश्मीरी गेट पे ही तो था पहले सिनेमा, यहाँ पे बहुत पुराना सिनेमा है रिटीज रिटीज करके। रिटीज ऐसे करके कुछ सिनेमा, ई है जेड है पता नहीं, हाँ लास्ट में जेड, रिटीज करके कहते थे हम लोग इसको। ठीक है, फिल्में चलती थी पहले इस पे, और तो मॉल वालों ने इसका हालत खराब कर दी। तो इसके आसपास जो ना, वो बहुत बड़ा मालिक है, ये बहुत अमीर आदमी है जिसका ये सिनेमा था। तो इसने क्या करा, उसके आसपास ना रेसिडेंशियल भी है कुछ ऐसे फ्लैट वहाँ पे, ठीक है, और कुछ दुकानें भी हैं, शॉप भी है वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे हैं रिटिश सिनेमा के आसपास में। तो किसी दूसरे ने खरीद लिया, कुछ दुकान है सारी नहीं कुछ, तो वहाँ पे जैसे कि 1501, 1502, ऐसे ही करके, मतलब ऐसे नंबर है, फ्लैट नंबर सो ऐसे ऐसे करके, तो लोग रह रहे थे। तो जो ओरिजिनल कोर्ट का ऑर्डर था उसमें 1501, फिर 1507, 1508 ऐसे था। तो 2 से लेके 6 के बीच में कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। तो कोर्ट की जो लगी होती है वो कहाँ लगी होती है, फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे। वो जो ऑर्डर शीट में था ना वो लिखा हुआ था बीच वाले पेज पे। तो भाई साहब कोर्ट का पूरा स्टाफ मिला हुआ, सब मिले, वो ऐसे कोर्ट का प्रिंट आउट लिया, उसको दूसरे पे कॉपी करा, उस पर लिख दिया 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1500, ऐसे मतलब 8 9 10 तक लिख दिया कोर्ट का ऑर्डर पे, और उनको जाके दिखा दिया। और जबरदस्ती पुलिस पुलिस बुला के, उसमें एसएचओ मिला हुआ, डीसीपी एसीपी, प्रॉपर्टी तो करोड़ों की है, सबको इन्वॉल्व करके भाई साहब सब खाली करवा दिए। उन्होंने सोचा होगा ये तो किराएदार ही हैं, इन पे क्या असर पड़ रहा है, ऑर्डर भी दिखा दिया, गलती से एक ने उस ऑर्डर की फोटो खींच ली। आओ वकील साहब के पास आया, मुझे हमें तो कोई नोटिस मिला नहीं, कोर्ट हमें तो बुलाता जब हमारे फ्लैट को, मतलब 102 वाले को खाली करवा रहा है, 103 वाले को तो कोर्ट ने हमें क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने एप्लीकेशन डीजे को, डिस्ट्रिक्ट जज को, सबको लगा दी फोटो की कॉपी भेज के।
उन जज साहब ने उसका ओरिजिनल ऑर्डर मंगा लिया, दोनों में डिफरेंस। अब भाई साहब पूरा कोर्ट स्टाफ गुपचुप, ठीक है। अब उसमें केस चल रहा है उन सारे स्टाफ के अगेंस्ट में, जिन्होंने खाली कराया उनके अगेंस्ट में, पुलिस वालों के अगेंस्ट में, सबके अगेंस्ट में, कि तुमने कोर्ट के ऑर्डर के साथ क्या करा है, छेड़छाड़, और तुमने उनको झूठ बोल के वो करा। अभी उनसे देखो, कोर्ट तो किससे रिपोर्ट मंगाएगी, घुमा फिरा के पुलिस वालों के पास ही जाएगी। अब कोई पुलिस वाला रिपोर्ट ला के नहीं दे रहा, तो रिपोर्ट ला के देंगे तो सारे के सारे पूरा थाना का थाना पस रहा है, मतलब पूरा डीसीपी तक के जा रहे हैं, नप रहे हैं। हाँ, जो वो किराएदार है उनसे हाथ पैर जोड़ने, भाई पैसे ले लो और अपने केस को वापस ले लो, हम तुम्हारे ये मकान को ना वापस दे रहे हैं, तुम उसमें रहने लग जाओ, ऐसे ऐसे करके। बहुत मोटा गेम भाई साहब, कुछ भी, ये इंडिया में कुछ भी हो जाता है। ठीक है, बताओ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर ही चेंज कर दिया, इतने तक हो जाती है कहानी, बताओ। अब वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब, वो जो उनके उसी कोर्ट में फिर आ गया, केस लग गया, वो बेचारे चुपचाप सुनकर डेट देते हैं लंबी सी, उनको पता है सारे सब सस्पेंड होंगे उसमें, कोर्ट स्टाफ भी सस्पेंड होगा। वैसे भी उस मतलब वैसे ड्यूटी से हटा रखे हैं उनको कोर्ट ने, पर उनके अगेंस्ट में सब केस चल रहा है, ये लो सालों पैसे। तो इन्होंने ये लिख दिया सेफ्टी के लिए कि एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल हैव नो इफेक्ट। और उन पुलिस वालों ने जो ऑर्डर दिया ना, उसको कोई इफेक्ट नहीं है, कब तक, लेकिन वो 30 दिन तक वो बेच नहीं सकता, जब तक कि वो ऑर्डर कोर्ट से कंफर्म्ड ना हो जाए, ठीक है, और उसका सीज ऑर्डर वगैरह उनको ना मिल जाए दोबारा से, तब तक 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, कई जगह लिखा होता है मंथ, 1 मंथ, कोर्ट में आपने देखा हो, लॉ में आपने देखा होगा डेज लिखे रहते हैं अधिकतर, क्यों, मंथ क्यों, 2 मंथ 3 मंथ नहीं लिखे होते, मोस्टली क्या लिखे होते हैं? क्योंकि कोई महीना 28 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इस वजह से वहां डे लिख दिया जाता है वहां पर। बात समझ में आई या नहीं आई? सेक्शन हमारा 100 कौन सा 17 कंप्लीट हो गया, समझ में आया नहीं आया किसी को? क्लियर है? चलो आगे, 118, इसी कुछ पूछना है? नहीं जी, वी आर इंटेलिजेंट। द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब ऑफ द एरिया, उस एरिया के डीएम साहब को, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहां वो प्रॉपर्टी है, एनी अदर ऑफिसर, और कोई भी ऐसा ऑफिसर, ठीक है ना, मे बी नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कोर्ट साहब ने तो डीएम साहब को अपॉइंट कर दिया, और डीएम साहब ने खुद ना करके उन्होंने क्या कर दिया, किसी और व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया कि मेरी जगह ये व्यक्ति जाएगा, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि अब जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी चीज़ है, तू देखेगा भाई इसको, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें देखता रहूँ। तो हर कोर्ट में, हर डीएम ऑफिस में, हर एक ऐसे ऐसे अधिकारियों को ये काम सौंप दिया जाता है। अब वो अधिकतर होते हैं ट्रेनी जो डीएम होते हैं ना, ट्रेनी डीएम जो होते हैं, या प्रमोटेड जो होके आते हैं, जिसको एडीएम साहब कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम साहब या एडीसी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1, इसमें shall receive or manage the property
in relation to which the order has been made under subsection 1 of the ऊपर वाले सेक्शन में और सेक्शन 120 जो आगे पढ़ेंगे, in such manner subject to such condition as may be specified by the central government। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन बना रखी है, लॉ बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से उसको अटैच करेंगे। ठीक है, क्या करना है, अब ये रिसीवर हो गया। सीज करने का मतलब है फॉरफीचर जो भी होता है, उस व्यक्ति ने जो डीएम साहब ने उसको अपॉइंट नॉमिनेट कर रखा है, उसके पास कब्जे में आएगी। अब जो भी करेगा वो करेगा, बट किसकी गाइडेंस में करेगा, जो भी करेगा डीएम साहब को अपडेट करता रहेगा 100, क्योंकि जो भी वो करेगा ये माना जाएगा कि डीएम साहब कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा। कौन कर रहे हैं, वो डीएम सर कर रहे हैं उसको। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम कंडीशंस बना रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होगी यहाँ पर। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर shall also take such measure and central government may direct to dispose of the property which is forfeiture of the to the central government। ठीक है भाई, यदि इसको फॉरफीचर कराया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो जो डायरेक्शन, जो निर्देश, दिशा निर्देश किसने दे रखे हैं, सेंट्रल, उसी हिसाब से उसको डिस्पोज किया जाएगा कि उसको 6 महीने रखना है। अभी हमें प्रॉपर्टी को देखना है वो कोई क्लेमेंट है नहीं है, क्लेम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी तो सारा देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। हमने किसी की गलत प्रॉपर्टी अटैच कर ली है तो कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है, ऑब्जेक्टर कितने दिन के अंदर अंदर आ रहा है, यदि ऑब्जेक्टर मर गया है तो उसकी जगह पे कौन आ रहा है, कौन आएगा उसकी जगह पर। मान लो एक्स की प्रॉपर्टी उनको अटैच करनी थी, उन्होंने वाई की प्रॉपर्टी अटैच कर ली और वाई बेचारा एक्सपायर हो गया, उसी अटैच होने के 2 दिन बाद ही उसको हार्ट अटैक आ गया। अब ब्लड ग्रुप तो आपका भी बी पॉजिटिव है, मेरा भी बी पॉजिटिव है। नहीं भाई, आपका बी पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, आपकी प्रॉपर्टी पे मैं जाके क्लेम कर दूंगा ये मेरी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं तो। हाँ तो बताओ, नहीं ना, उसको कहते हैं लीगल हेयर। सही वर्ड लाओ ना, लीगल हेयर। जो मिस्टेक मत करो ना, अब तो बहुत दिन हो गए आपको, 2 या 3 महीने हो गए शायद क्लास लेते हुए। डे भी याद है, ओ डे भी बता दो कौन सा है। चलो अब आगे, इस चीज समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अरे संगीता मैडम, हेलो भाई, कहाँ गए। अरे गाने नहीं सुनवाओगे। यस सर। अब तो खो गई कतई, ना आवाज ना कुछ। आज आपके को कहाँ पार्टनर, ये सर। आज बोल नहीं रहे आप। अच्छा, नया टॉपिक हो रहा है इसलिए। हम्म, आज अकेली क्लास ले रही हूँ सर, वो अपने काम में बिजी है थोड़ा। तभी तो, नहीं तो आपके जवाब सबसे पहले आते। चलो, इफ एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंजरी, ये क्या करा है, नोटिस ऑफ 4 फीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, नोटिस जब्त करने के लिए। ठीक है भाई, अब देखो, इफ एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, हाँ सॉरी,
क्या बोल रहा था मैं, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे अंडर सेक्शन सो एंड सो 116। द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑल और एनी ऑफ सच properties are proceed of crime. It may serve a notice upon the such person hereinafter referred to the person affected, calling upon him within the period of 30 days. Specify in the notice, indicate of source of the income, earning, assets, so and so. एक तरीका से यहाँ पर जो है क्या है, सो कॉज नोटिस देंगे उसको, क्या देंगे, सो कॉज नोटिस। किसको, भाई ये जो तेरी प्रॉपर्टी है, ओ भाई साहब कौन सो गया, सर बड़ा ही शेर के जैसे कर रहा शेर तो नहीं आ गया। मिश्रा पांडे जी, मिश्रा पांडे जी, सो गए सर लगता है। नहीं मेरे पास ऑप्शन होता, मैंने म्यूट कर दिया उनको। मैं जल्दी से किसी को म्यूट करता नहीं हूँ, बट मेरे पास भी सबकी वो रहती है। मुझे लगा है सपना पांडे ही सो गई है, उन्हीं के उसमें से आ रहा था ना ये खर्राटे मारने की। देखो सोनम ने भी छोड़ दिया, भावना ने भी, क्या बात है, सही है भाई, बड़े बड़े लोग। चलो तो क्या कह रहे थे 119 में कि यदि उसको ये पता लग गया कि इस प्रॉपर्टी को किसमें, किसी क्राइम में यूज किया गया है, तो उसको एक नोटिस देंगे उस व्यक्ति को जिसकी प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यक्ति है, और उसमें उसको ये इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई ये बता दे जो तेरे पास में जो इनकम आई है, जो असेट्स हैं, जो अर्निंग हुई है, जो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से हुई है तेरे पास में, ये जमीन तूने कहाँ से खरीदी है, ये प्रॉपर्टी, जमीन का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी चीजों की। और इसी नोटिस को हम क्या कहते हैं, सो कॉज नोटिस कहते हैं, ठीक है। और क्यों ना इस तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को या इन प्रॉपर्टी जिसको इसमें यूज किया गया है, जो तुमने क्राइम में यूज किया है, इसको हम ये डिक्लेयर कर दें और इसको फोर फीचर कर लें, क्यों ना कर लें हम लोग इसको। तो ये हम उससे पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं हम उससे, ठीक है जी। और ये नोटिस कौन देगा, सो कोई नोटिस कौन देगा, कोई सुपीरियर अफसर देगा या कोर्ट साहब देंगे, कोर्ट देंगे, सॉरी कोर्ट साहब नहीं, कोर्ट देंगे, ऑनेबल सर कोर्ट। कोड ना। हाँ जी बिल्कुल, ऑनेबल कोर्ट देंगे उस नोटिस को। सबसेक्शन 2, वेयर ए नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 to any person specify any property as being held on behalf of such person, any other person, a copy of the notice shall also be served upon the other person। मान लो वो जो उसका ऑनर था, ऑनर कौन है, एक्स है, लेकिन उसकी चौकीदारी कौन कर रहा था, तो डब्ल्यू भी होता, चौकीदारी, ठीक है, कौन कर रहा था, वाई व्यक्ति। तो एक्स को तो नोटिस जाएगा ही जाएगा, सो कोई नोटिस, उसकी एक कॉपी वाई को भी जाएगी, जो उसकी जगह पर, उसके ब्याह पर उस प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा था। ये सबसेक्शन 2 कहता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सेक्शन 20120, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे थोड़ी कि किसी भी केस में हम उसको फोर फीचर कर लेंगे, जब्त कर लेंगे,
कर लेंगे क्या? नहीं, केवल कुछ केसों में ही, सर्टेन माने कुछ निश्चित केसों में उसको फोर फीचर करते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं करते उसको। ठीक है भाई। तो किन किन केसों में हम कर सकते हैं, पढ़ो भाई। अरे कोई तो हेल्प करो यार पढ़ने की। मैं तो सोच रहा था डिस्कशन क्लास होगी, ये तो टीचिंग क्लास बना दिया आपने डिस्कशन क्लास से। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रही हूँ सर। अरे वाह, गुड, पढ़ो। The court may, after considering the explanation, if any, of the so-caused notice issued under Section 119 and the material available before it and after giving to the person affected, and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person to such other person also a reasonable opportunity of being heard by order record a finding whether all or any of the properties in question are proceeds of crime. ठीक है जी। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखो, अभी उन्होंने ये कहा कि भाई हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने से पहले उसको क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे उसको। तो हमने क्या करा, नोटिस, सो कॉज नोटिस दिया उसको हमने, सो कॉज नोटिस। और उसमें हमने ये पूछा उससे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इससे ये चीजें इफेक्ट हुई हैं, आप हमको उसका जवाब दो कि तुम्हें इनकम की पैसा कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज आया था आपको। और हमने उस व्यक्ति को भी नोटिस देंगे जो उसके होल्ड में, वो जो प्रॉपर्टी जिसने उसको होल्ड कर रखा है उसको भी देंगे, जो उसका ओनर है उसको भी देंगे। हम कोई भी, आपको तो पता ही है कि ऑडी अल्टरम पार्टम क्या होता है। ऑडी अल्टरम पार्टम क्या होता है कि जब तक हम, जैसे एक्स है और ये मान लो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर गए कोर्ट में कि भाई ये प्रॉपर्टी हमें अटैच करनी है, तो जज साहब कहेंगे भाई रुक जा, हम पहले क्या करते हैं, इस एक्स को नोटिस करके बुला लेते हैं, इसकी भी तो सुन ले हम बात। भाई उसको तो कोई अफसर दो, बता भाई तूने इसको इसमें यूज करा है नहीं करा है। ऐसे तो पुलिस वाले कोई भी स्टोरी बना के लेके आएंगे, मैं ऑर्डर कर दूंगा ना। तो ऑडी अल्टरम पार्टम होता है कि अपोजिट पार्टी को भी पूरा बोलने का राइट है, पहले उसको सुना जाए तब जाके उसके ऊपर कोई भी निर्णय लिया जाए, है ना। बी हेयर्ड, तो क्या लिखा, ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। तो कोर्ट उसको भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, एक बार बुलाएगा, दो बार, तीन बार, नहीं आया तो क्या करेगा, एक्सपार्ट कर देगा उसको। ठीक है, तब तो करेगा, नहीं आ रहा बाढ़ में जा। तो उसको सुनने के बाद ही कोई भी ऑर्डर, रिकॉर्ड या कुछ भी चीज करेगा, उस प्रॉपर्टी को कोई भी करेगा, उससे ही क्वेश्चन पूछेगा भी तूने ये प्रॉपर्टी किसी क्राइम में प्रोसीड की गई, क्यों ना इसको अटैच कर लिया जाए, उसका जवाब दे तू। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। चलो, प्रोवाइडेड दैट, इसी में जिसको प्रोवाइजो कह देते हैं हम लोग, वही चीज मैंने बताई दी आपको। यदि उसको अपॉर्चुनिटी दी, सो कोई नोटिस दिया, अपॉर्चुनिटी दी, उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट होने का पूरा मौका दिया, लेकिन वो भाई साहब उन 30 दिनों के अंदर में कोर्ट में अपनी बात लेकर नहीं आए, तो क्या कर देगा कोर्ट, उसको एक्सपार्ट कर देगा, एक्सपार्टी कर देगा वो। ठीक है,
अरे कोई तो बोलो, अधिवक्ताओं। जी सर। जी जी हाँ सर। जी जी सर। सर। है ना। हाँ सेकंड जी। पार्ट पढ़ो, कौन पढ़ेगा? अरे कोई तो पढ़ लो। सर मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो। Where the court is satisfied that some of the properties referred to in the so-called notice are proceeds of crime, but it is not possible to identify specifically such properties, then it shall be lawful for the court to specify the properties which, to the best of its judgment, are proceeds of crime and record a finding accordingly under subsection 1. अब क्या कह रहा है ये? कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है ना। कोर्ट सेटिस्फाई है, ठीक है, कि ये जो दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर्स टू द सो कोर्ट नोटिस, सो कोर्ट नोटिस में प्रॉपर्टी बताई गई है कि किसमें इन्वॉल्व है, क्राइम में। Crime में सर। हाँ, it is not possible to identify the specifically such property, then it shall be lawful for the court to specify property which, to the best of the judgment, are proceed the crime record finding accordance under the section 1। यदि उनको ये लगा, सॉरी, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि रियल में यही वाली प्रॉपर्टी थी या ये वाली थी या ये वाली थी, तो अब कोर्ट अपना बेस्ट दिमाग लगा के, ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलेगी? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है। और उसमें सारे रीजन वीजन रिकॉर्ड करके वो सारा देगा कि इसको अटैच करना है या नहीं अटैच करना है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ठीक है। थर्ड पढ़ो। Where the court records a finding under this section to the effect that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the central government, free from all encum. इनकम्ब्रेंस। हाँ जी सर। देखो, कोर्ट ने जो रिकॉर्ड्स किया उसमें पाया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी रियल में इफेक्टेड है किसी, किससे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, सच प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा कोर्ट, सेल लिखा है ना पर, फॉर फीचर करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगा वो, और तू जाके कुछ भी करवाए। सेंट्रल गवर्नमेंट मींस डीएम साहब, ठीक, दे देगा। अब डीएम साहब का अपना प्रोसीजर है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो। Where any shares in a company stand forfeited. सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं, हाँ आ गई सर, आ गई। Where any shares in a company stand forfeited to the central government under this section, then the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act 2013, or forthwith register the central government as the transferee transferee of such shares. बताओ। यदि कोई प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा, सॉरी सरकार के द्वारा, ठीक है, बट ये जो कह रहा है ना, एक शेयर, कोई बीकॉम वगैरह किया हुआ है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, नहीं,
किसी को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है? Yes, sir. My husband. हाँ, तो ऐसे ना कंपनियों के शेयर होते हैं, तो उनको भी ना कई बार क्या करती है, गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। वो भी तो इलीगल शेयर बिकते खरीदते हैं ना, ये सारा कुछ होता है ये भी, हाँ भी, कंपनी एक्ट के अंदर भी। तो यदि कोई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट जो है उनके शेयरों को जब्त कर लेती है, किसी कंपनी के शेयर जब्त कर लिए उसने, ठीक है, तो जो ट्रांसफरी होता है, जो शेयर का अमाउंट होता है उसको यदि वो पे कर देगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फ्री कर देगी बस, सच उन उन शेयर को छोड़ देगी। इतना सा बात कह रहा है ये, ठीक है। ये केवल जो हम पढ़ रहे हैं ना, केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे माइंड में 3 सेक्शनों में क्या था, बाकी ये हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसे केस नहीं हमारे पास आने वाले हैं। लेकिन अटैचमेंट वगैरह के तो आते हैं, तो ये तो एक तरीका से कोर्ट का प्रोसेस हो जाता है, इसमें हमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्व, कोई वकील क्या क्लेम करेगा, किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है तो हो ही रही है, वो तो हम अपील, वो सीखें भाई अपील किस सेक्शन में करेंगे, कहाँ पर रोका जाएगा, अटैचमेंट कैसे क्या होगा। अब जैसे हमें पता है कि 30 दिन के अंदर जवाब देना सो को नोटिस का, यदि हमने जवाब नहीं दिया तो फिर गवर्नमेंट क्या मान लेगी, एक्सपार्टी कर देगी। ये वकील साहब को पता होना चाहिए, यदि कोई नोटिस तुम लेके आता है तुम्हारे पास में कि भाई ऐसे ऐसे ये नोटिस है, तो तुम उसको सबसे पहले क्या बोलोगे, भाई इसका जवाब तैयार करवा लो, 30 दिन के अंदर जवाब देना है इसका लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो बंदा इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, इम्प्रेस लेने की, आपको आपसे इम्प्रेस होकर शादी का ऑफर करेगा वो, इसलिए इम्प्रेस होगा भाई वकील को नॉलेज है, अच्छा वकील है मेरा, नोटिस को हाथ में लेते नहीं बता दिया, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका नोटिस है ये, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, बस ये वाला। 21 कौन पढ़ेगा? अरे बिल्कुल, सर मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो। Where the court make a declaration that any property stand forfeited to the central government under section 120, and it is the case where the source of any a part of such property has not been provide to the satisfaction of the court, it shall make on under giving on option or to the person affected to pay in lieu of for feature क्या है सर ये, फॉर फीचर a fine equal to the market वैल्यू, value of such part। ठीक, क्या कह रहा है यदि कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि भाई इस वाली प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, अटैच करना है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कोर्ट जो है ना ये प्रूव ही नहीं कर पा रही है, वो प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर यही प्रॉपर्टी है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी अटैच तो करनी है। तो ये सेक्शन कहता है कि भाई देख कैसा है, अब मान लो कोई ऐसी चीजें होती है ना, एक हॉल है बहुत बड़ा, और उसका हॉल का कुछ पार्ट उसको वो करना है, अटैच करना है, तो इट इज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल नहीं है ना। नहीं सर। यदि वो पॉसिबल नहीं है अटैच करने का, कोर्ट को ये विश्वास है कि हाँ भाई है, सेटिस्फाई है, तो वो कहेगा उस व्यक्ति से भाई ऐसा है, जितनी प्रॉपर्टी तेरी ये इफेक्ट हो रही है ना, और वो इफेक्टेड पर्सन से बोलेगा कि भाई देख जितनी तेरी जो प्रॉपर्टी है अटैच करनी है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है उतना पैसा तो हमें दे दे, तो अपनी प्रॉपर्टी को रख ले अपने पास। बस ये कह रहा है सबसेक्शन 121 का। बस समझ में नहीं आई? गवर्नमेंट गई तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए थी और अटैच करने के लिए, तो उसने कहा कि भाई देखो अब बहुत सारी चीजें होती हैं, पहले क्या होता था कि भाई हमने अपने घर में कोई मजदूर बुलाए काम करने के लिए, जी सर। 4 मजदूर काम कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम,
पता आपको? नहीं सर। नहीं सर बताओ। ओ भाई, वाटर सिस्टम नहीं पता आप लोगों को? नहीं सर। सर ओ पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में याद नहीं है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा तुमने, एसएसटी में। वस्तु से वस्तु का वो क्या कहते हैं, जलोपचार। विनिमय, विनिमय। दिन में अब कोई सर, पहले तो विनिमय का मतलब बताओ। सर आदान जी प्रदान सर। मतलब। हाँ, आदान प्रदान। प्रदान। भाई इंटेलिजेंट तो बहुत सारे बच्चे हैं। बार्टर सिस्टम पहले क्या था, जब तक पैसे रुपया नहीं चलते थे ना ये। सर अनाज की बदले से अनाज देना। हाँ, तो मान लो कोई अमीर आदमी है, उसके यहाँ कोई मजदूर काम करना है, तो उसको एक बकरी दे दी। किसी ने माइक यूज कर, सारे माइक बंद कर लो। अब आ रही है? वो कई बार ना, जो कोई खाली रूम में बैठा होगा ना, अकेला, और क्लास ले रहा होगा, तो माइक ऑन करता है नहीं, मेरी आवाज फिर दीवारों से लौट के वापस आती है वो। क्या बात है सर, आपकी आवाज दीवारों से टकरा रही है। एक दिन दीवारों को चीर के भी बाहर जाएगी। सर हम जाएंगे दीवार से, ये आवाज आएगी। चलो, तो बार्टर सिस्टम होता है कि वस्तु से वस्तु का विनिमय। अब मान लो एक व्यक्ति ने अपने खेतों में काम करवाया, वर्क करवाया 4 लोगों से, 4 पर्सन से। उस व्यक्ति ने क्या करा, काम के बदले में एक बकरी दे दी। अब इस बकरी को वो 4 आदमी कैसे बांटेंगे? पैसा तो है ही नहीं मैडम उस जमाने में। हाँ, बेचना तो मतलब ही खत्म है। और उसके पास नहीं था ना, हमने बकरी दे दी। अब वो किसी के पास जाएंगे, नू भाई बकरी ले ले, अनाज दे दे, कह रहा भाई अनाज तो दे दूंगा, और मुझे बकरी नहीं चाहिए, मुझे तो भेड़ चाहिए। फिर दूसरे के पास गए, नू यार तू बकरी लेके अनाज दे दे, कह रहे भाई देख, मेरे पास अनाज तो नहीं है और बकरी तो मुझे चाहिए। नहीं, बकरी नहीं चाहिए, भेड़ तो मैं दे दूंगा, पर मुझे तो बैल चाहिए। उत्कर्ष है। ठीक। अब चौथे के पास जाएंगे, नु भाई हमें तो अनाज दे दे, बकरी ले ले, कह रहा भाई ऐसा बकरी तो चाहिए मेरे को, और मैं तो बैल दे दूंगा, बैल दूंगा, बैल। फिर उसको बैल देंगे, बैल वाले से भेड़ लेंगे, भेड़ वाले से अनाज लेंगे। ये सारा सिस्टम होता था, बाटर सिस्टम। अच्छा सर ये होता है। वो ले लो, डिब्बी ले लो। मम्मी बहुत पहले इससे होता था ना। यही अपना म्यूट कर लो। ठीक है, ये क्या है, बाटर सिस्टम कहते हैं इसको। ये प्राचीन काल में, जब तो कोई मुद्रा भी नहीं जानता था, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, अब हिस्ट्री सुन लो, चलो पैसा कैसे आया, लो वो भूल जाओ। अब आपने जी सर। हमारे दिमाग में पीछे की बातें याद दिला दी। तो राजा महाराजा जो जमींदार होते थे, तो पान का हाँ पत्ता जी। होता है ना, बहुत स्ट्रोंग होता है, वो फटता नहीं है बहुत जल्दी से। तो राजा महाराजाओं ही केवल उन्होंने अपने वहां पे पान के पत्ते, जो पान की खेती करने लगे, सॉरी, तंबाकू की, तंबाकू के पत्ते थे। हाँ, तंबाकू के पत्ते होते थे वो। और उन पत्तों को एक विशेष साइज में काटते थे राजा, और वो मार्केट में चलाते थे कि भाई इतने पत्ते ले लो, इतना अनाज, इतने पत्ते ले लो, इतनी गाय भैंस। उन पत्तों का काम किया जाने लगा, नोटों का। फिर उसके बाद में पत्ते भी डुप्लीकेट छपने लगे। ये डुप्लीकेट आज से सच नहीं। में सर। हाँ हाँ, ये भाई आदि काल से, जब से मनुष्य में दिमाग आया ना, बंदर से इंसान बना, इंसान वाला दिमाग आया, तब से ये सब फ्रॉड चल रहा है सब। सर अभी भी तो कागज चला रहे हैं, देखो तो सही, कागज चला रहे हैं, कागज है वो बिल्कुल।
उसके बाद में जो है ये तो अब आके 1800 कुछ में मतलब आया था पेपर का जो आविष्कार हुआ था। 1800 1700 कुछ में पेपर का आविष्कार हुआ था, वो भी चाइना में हुआ था। पेपर का सबसे पहला पेपर का नोट कागज का नोट चाइना में छपा था। उससे पहले प्लास्टिक पे छपता था, वो उस पर छपता था, वो लेदर पे। अभी स्टोरी तो सुन लो इसकी। तो वो हाँ जी सर। क्या नाम है, तंबाकू के पत्ते भी फेल हो गए। फिर उन्होंने राजा महाराजा ने पत्थर स्टार्ट किए, पत्थर निकालते थे और उनको बड़े स्पेशल करके अपने महलों में उन्होंने रखवाए थे। क्या नाम है, कारीगर उनको घिसते थे, एक विशेष प्रकार के घिस के उनका डिजाइन बनाया जाता, कोई और ना बना डिजाइन बना सके कि भाई इतने पत्थर दे दे, इसे चीज ले ले, वस्तु ले ले, ऐसे ऐसे एक नापतोल बना दी उन्होंने। कुछ सालों में उसके भी डुप्लीकेट छपने लगे। फिर धातु का आविष्कार हो गया। ठीक है, क्या नाम, सोना चांदी तांबा। ये सोना चांदी पहले कोई पहनता वहनता नहीं था, ये तो पैसे की जगह यूज होते थे केवल। हाँ, ये क्योंकि ये जो धातु है बड़ी स्ट्रांग होती है, जल्दी से ना जलती है ना वो होती है, इसके अंदर आग लगती है ना, ये पिघलती है ना, इसको जल्दी से तोड़ा जा सकता है। तो इसके बनाने लगे। फिर तो आपको पता ही है, कागज का आविष्कार हो गया, ये सारा हो गया। बार्टर सिस्टम से लेके इस सिस्टम तक आने के लिए, पैसे की मुद्रा के लिए, पहले केवल जो पैसा चलता था ना, केवल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स, जो पैसा था पहले क्या था, मनी गोल्ड एंड सो मैनी थिंग्स, डायमंड वगैरह जो भी था, इट इज द थिंग्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये केवल गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने का एक माध्यम बना था। लेकिन आज हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है भाई। अब तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा 500 रुपया। चलो जी, तो इसी चीज को देखो कि भाई कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको फोर फीचर करना है, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई प्रॉपर कौन सी प्रॉपर्टी को इसको वो किया जाए, अटैच किया जाए। तो उससे कहते हैं, जो पर्सन है, जो इफेक्टेड पर्सन है, कि भाई तू ऐसा कर, जो मार्केट वैल्यू की जो कॉस्ट है ना, इसकी जो पैसा है, उसका पार्ट तू हमें पे कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दे, ये प्रॉपर्टी तू रख ले। और यदि मना कर देगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट, कि जो मर्जी कर लो, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। फिर उसको ऑक्शन कर देंगे पूरी प्रॉपर्टी को। अब जितने उसको पैसा चाहिए उतना पैसा गवर्नमेंट रख लेगी, बाकी पैसा उसको इफेक्टिव पर्सन को वापस कर देगी। ले भाई तो अपना पैसा, और उसका चार्ज वगैरह वो काटेगी। ऑक्शन ऑक्शन का जो चार्ज खर्चा होता है उसी उसी पैसे में से कट किया जाता है वो सारा। अब बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ Yes. जी सर, आप और अब भी ना आई तो भैया कभी ना आई। अब बताओ, पहले तंबाकू के पत्तों पे खरीदारी हुआ करती थी से। लेदर के भी चले थे, चमड़े के भी चले थे, ये सब वो थे। मैंने काफी स्टोरी पढ़ी थी इसकी, पूरी बुक पढ़ना पड़ गई थी मेरे को। नहीं, शायद जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स की थी तब पढ़ा था मैंने इसके बारे में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ मनी। चलो, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर, Imposing. imposing a fine अंडर सेक्शन, उस ऊपर वाले में, द अफेक्टेड पर्सन शैल बी गिवन ए रीजन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। यदि मान लो उस पर उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी थी कोर्ट ने, 30 दिन की अपॉर्चुनिटी होती है नहीं होती है, कि भाई हाँ जी सर। सो कोई नोटिस दिया 30 दिन का, हो जाता 35वें दिन, तो क्या कोर्ट सुनेगा नहीं सुनेगा? क्यों सुनेगी भाई, 30 दिन तो कोर्ट ने दिया था। मैडम एक्सक्यूज नहीं होता है यहाँ पर।
यहाँ पे होता है क्या, रीजन। कंडीशन ऑफ डिले कि जी मेरी सास की सास गब्बर अंतिम क्षणों में थी, 5 दिन तक वो अंतिम क्षणों के सांस ले रही थी। ठीक है, सर प्रूफ भी सबमिट करने पड़ते हैं? बिल्कुल, बिना प्रूफ के ऐसे थोड़ी कि तुम कुछ भी आगे कोर्ट में बोल दोगे कोर्ट मान लेगा। हाँ सर, वो तो डॉक्टर बना ही देंगे, थोड़े बहुत पैसे देंगे तो। अरे मैंने क्या बोला, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा 500 रुपया। हाँ जी सर। इंडिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल इम्पॉसिबल। हाँ मैडम हर जी सर। बात पे पैसे की बात करेंगे तो फंस सकते हैं, सोच लीजिए। है सर पैसे की मैम बात पैसे से भी बात बनती है, क्या करें? नहीं, फंस पैसा सकते हैं। तो और क्या सर, पता है एक जगह कोर्ट में अभी न्यूज में ही चल रहा था, पेशकार साहब फंस गए घूस लेते हुए। हाँ, सर न्यूज काफी चल रही है, खूब ढेर सारी। अब तो भैया लोग मोबाइल ऐसे ऐसे आगे जेब में ऐसे रख लेते हैं यूं करके, ला बेटा पैसा। सर 30,000 की कोर्ट में मैंने देखा था, मेडिकल बनवा रहे थे रीडर सर। हाँ, बनवाते हैं। सीएमओ सर आराम से बना रहे थे, कह रहे कितने दिन की लीव दूं, आराम से सर दे रहे थे। तो बन तो रहा है ना सर, सारे काम हो रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा, एक दो के तो मैंने बनवा के दिए थे। तो सर वही तो कह रही हूँ, मैं भी गई थी तो मैंने देखा। नहीं बोले, अरे यार कोई डॉक्टर है, मैंने कहा एमबीबीएस तो है। मैं मेरा नाम लेके चले जाओ, मेरा नाम का फायदा उठा लो तुम। वो गए, डॉक्टर साहब ने बोला, वो वकील साहब कौन सी भी सर, वो ठीक है बैठ जाओ, क्या बीमारी लिखूं बताओ। बना दिया 7 दिन का बेड रेस्ट। हाँ जी सर, सारे प्रिकॉशन सर ने खुद ही उस पे कर दिए। हो गया, चलो जी। तो उसको रीजन देके, और कोर्ट रीजन तो सुन लेगा, बट उस पर कुछ इम्पोज करेगा क्या, फाइन। 1,000 रुपये 2,000 रुपये फाइन इम्पोज करके उसको अलाउ कर देता है। ठीक है? अब बहुत जेन्युइन रीजन है तो विदाउट कॉस्ट के भी कर देता है वो। और लगता है जैसे आपको भी रीजन जेन्युइन रीजन है। कोरोना में उसकी सबसे प्यारी धर्म पत्नी 14 दिन के लिए वनवास चली गई थी। अब वो उसके बिना नहीं रह सकता था, इसलिए 14 दिन तक वो ऑनलाइन कोर्ट में नहीं आया कोरोना के टाइम में। तो जज साहब कहेंगे हाँ भाई, धर्म की जो धर्म की है उसके लिए तो करना पड़ेगा। चलो, वेयर द पर्सन अफेक्टेड, है ना, जो पर्सन पर्सन इफेक्टेड है, पे कर देता है द फाइन ड्यू अंडर द सेक्शन, वही ऊपर वाला 1, विद इन द सच टाइम में एज मे बी अलाउड इन दैट बिहाफ, मतलब फाइन के ब्याह पर उसको अलाउ कर दिया जाएगा। द कोर्ट में बाय ऑर्डर रिवोक और डिक्लेरेशन ऑफ द फोर फीचर अंडर सेक्शन सो एंड सो, मतलब 120, एंड देयर अपॉन सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड रिलीज। और उसने जो अपनी बात रखी कोर्ट में, अब कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि भाई हमने प्रॉपर्टी गलत अटैच कर दी बंदे की, बंदा तो सही कह रहा भाई, ये तो प्रॉपर्टी इसकी है ही नहीं, उस क्राइम में यूज ही नहीं की गई, पुलिस वालों ने गलत इंफॉर्मेशन दी हमें, हमारा ऑर्डर गलत था, तो वो क्या कर देगा, रिवोक कर देगा। रिवोक माने क्या होता है, पीछे हट जाना, एक तरीका से अपने ऑर्डर को वापस ले लेना। मान लो, एक अब आपको लीगल पॉइंट बताता हूं, जीपीए करी, जीपीए, भाई वकीलों की तरह यूज करना इन चीजों को, किसी को ऐसी किसी के सामने मत बताना। वैसे मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, बट यहाँ पे रिवोक वर्ड आया ना, एक बहुत जबरदस्त लीगल पॉइंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है दीपिका मैडम, जी सर। यदि किसी ने कोई जीपीए किसी के नाम कर दी, जीपीए मतलब सेल डीड, ओके सर। ठीक है, सेल डीड कर दी,
इसका मतलब प्रॉपर्टी बेच दी उसने। 4 साल बाद उसको याद आया, भाई मैं इस प्रॉपर्टी को वापस, मैं इसको नहीं बेचना चाह रहा। तो 2 रास्ते आपके पास, या तो इसके इसके नाम से, जो एक्स के नाम से जो वाई की प्रॉपर्टी थी, एक्स को बेच दी। अब जो एक्स है वाई के नाम पे फिर से जीपीए करे एक नया। ठीक। या दूसरी कहानी यहां पे अब आ जाओ, वाई ने एक नोटिस कर दिया एक्स को कि भाई सो एंड सो डेट को जो मैंने तुम्हें सेल डीड जीपीए विल करी थी, मैं इसको कैंसिल स्लैश रिवोक करता हूं, और जो भी आपका अमाउंट है मैं विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर इन कैश है एट द टाइम, कभी भी जो आपकी सिचुएशन कंडीशन बढ़ती है मैं आपको पे करता हूं या कर दूंगा। जैसे ही वो नोटिस उसको रिसीव होगा और उसने उसका रिप्लाई विद इन 15 दिन के अंदर नहीं दिया, या कोई एक्सक्यूज लगा के 15 दिन 20 दिन 30 दिन के अंदर नहीं दिया, तो वो प्रॉपर उसकी जीपीए कैंसिल मान ली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक। या उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि भाई पहले पैसे थे, जो भी रीजन देता है तो फिर उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। या उन्होंने कहा ठीक है तू मेरे पैसे दे दिए, मैं भी इसको रिवोक मानता हूं, हो गया काम। तो नई जीपीए बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जीपीए कैंसिल हो गई और सारे कागज उससे वापस ले लो अपने। कितना बढ़िया पॉइंट है, ये लीगल पॉइंट है। नहीं समझ में आया क्या कहना चाहा था मैंने? सर दोबारा बता दो। आपने किसी को रेंट एग्रीमेंट बना के दिया, ठीक, जी और किराएदार तुम्हारे मकान में रह रहा है, बेशक वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है या जीपीए बनवा रखा है आपने या नोटरी करवा रखा, कुछ हुई है, आपको उसकी हरकतों से अच्छा नहीं लगा, तो उसको नहीं बोलेंगे, आप एक नोटिस नहीं कर दोगे उसको, रेंट जो उसका क्या नाम आपका टेनेंट है, क्या वो नोटिस करोगे भाई ये जो सो एंड सो डेट को हमने जीपीए बनाया था, है ना, जीपीए का जो ई स्टाम्प नंबर सो एंड सो था, मैं इसको कैंसिल करती हूँ और 10 दिन के अंदर तू मेरे मकान को खाली कर दे। तो जो आपका जो नोटिस जा रहा है उसको लीगल है या इलीगल है? सर लीगल है। लीगल है सर। बस इतनी तो बात समझा रहा हूं मैं। ठीक है सर। किसी भी चीज को, मान लो 2 लोगों के बीच में सेटलमेंट हो गया किसी चीज को लेके, और हमने लगा कि सामने वाला उस सेटलमेंट को नहीं मान रहा, तो नोटिस कर दो उसको, भाई हमारा ये सेटलमेंट हुआ, तू मुझे हर महीने 50,000 रुपये देगा, तू नहीं दे रहा, 2 महीने से पैसे नहीं दे रहा, मैं तेरे उस सेटलमेंट को क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, अब मेरी सो एंड सो चीज तेरे पास थी मुझे वापस कर दे। सर मुझे ये समझ में आई थी कि कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद में उसे दोबारा से ले सकते हैं उससे। लेकिन यदि आपने जीपीए कर रखी है, तो यदि रजिस्ट्री कर दी तो फिर नोटिस तो फिर भी करना अरे तब भी कैंसिल हो जाती है रजिस्ट्री की रजिस्ट्री भी, क्या बात करते हो भाई, लॉ है, वकील के पास। सच में सर? अरे वकील काई की कील। जैसे कि मान लो कुछ मतलब जितने अमाउंट में थी उतने ही है उसमें, या फिर? वो तो एक अलग चीज है, कोर्ट डिसाइड करेगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी चीज है। अच्छा 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 अच्छा। भाई वकील किस चीज की कील है ये बताओ पहले तो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी या सर। तो रजिस्टर्ड जो डीड होती है वो कैंसिल हो जाती हैं। सपोज करो, एक हाँ जी। सिचुएशन देता हूँ, भाई बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब जो है ये एक फादर हैं, इनके 4 बच्चे हैं, ठीक,
जी फादर को अपने ए नहीं, हाँ बॉय B1 B2 2 G1 3 4 G2 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 माने गर्ल, G1 माने गर्ल, दो लड़की दो लड़के। ओके। भाई तुम हरकत मत कर देना अपने माँ बाप के साथ में, बता तो रहा हूँ नहीं तुम नहीं सर बताइए। वकील आदमी, वैसे ही इतनी नॉलेज हो जाएगी तो बापू को भी धमका दोगे तुम तो। नहीं सर। ठीक है, ये जो सिचुएशन है ना, ये मेरे पास परसों के केस की है, रियल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये दिल्ली की है ये। हम्म। अब ये चारों के चारों शादीशुदा, तो G2 जो है ये भी शादीशुदा, एक बच्चा भी इसके पास, हाँ जी। और इसका जो हंसता हुआ बहन 2 वो भी था। अब इसको किसी से प्यार हो गया, लड़की को। लड़की थोड़ी है अब, लड़का है। हाँ भाई। का नहीं, नहीं ना। अब तो लेडीज है, शादीशुदा लड़की तो कुंवारी हो, महिला। महिला को, औरत हाँ इस, को। जी। इस महिला को किसी शादीशुदा पुरुष से प्यार हो गया, हाँ जी। है ना। अब ये इसके साथ भाग गई। जी। अब इसने क्या काम करा, इस फादर ने, कि इनने एक ऐसे अखबार में निकलवा दिया कि मेरी इस प्रॉपर्टी से, मेरी इससे मेरी बेटी का कोई मतलब नहीं है, सो एंड सो इसका कंडक्ट ये है वगैरह वगैरह, ये अपने आप को सेफ होने के लिए। और बेदखल कर दिया। इन तीनों के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसके बारे में लिखा बेदखल। क्या वो बेदखल वैलिड है इनवैलिड है? सर इनवैलिड है। इनवैलिड है वो, ठीक है। जी। अब इसको वैलिड तो मैंने बना दिया, मतलब बनाऊंगा, मैं अपने प्रोसेस से चलूंगा। अब चलो, हम चलो शादी वादी की तो बात खत्म करते हैं यहीं, G2 को छोड़ दिया। इसने क्या करा, मतलब इतनी बात भूल जाओ, ये तो केस की बात तो भूल जाओ केवल, अब मैंने शादी वादी करी नहीं करी छोड़ दो, ये G2 है। तो इसने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दी B1 के, B2 के, G1 के, और G2 को इन्हें टच ही नहीं किया। और ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं थी, इसको भी इसके दादा से, इसके फादर से मिली थी प्रॉपर्टी, वो थी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो गई, कोई खुद बट से सर खरीदेगा जीतू को राइट तो है ना, है। उसका भी तो राइट, प्रॉपर्टी का तो उसका भी तो राइट होगा। अब सुनो तो सही, तो वही। और इनने तो B1 B2 और G1 के नाम रजिस्ट्री कर दी प्रॉपर्टी की, बराबर बराबर बांट के। ओके। अब G2 को पता लगा, तो क्या इन तीनों की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकती है, नहीं करवा सकती है? सर करवा बिल्कुल सकते करें, हैं। करवा क्योंकि सकती है। है वो तो खंड है ना। वो वहां कंप्लेन करेगी, जी मैं भी इनकी बेटी थी, मुझसे इन्होंने ना एनओसी ली, ना किसी मुझसे एफिडेविट लिया, और इसमें मेरा भी 1/4 का पार्ट था जो मुझे दिया जाए, और जो इन्होंने उनको रजिस्ट्री करी है उसको कैंसिल किया जाए। अब लॉ के हिसाब से केस चलेगा साल 2 साल जो भी है, बट उसको वो राइट मिलेगा। हाँ, 100%। यदि ये प्रॉपर्टी इस फादर के खुद के होती, सेल्फ एक्वायर होती है, सेल्फ अर्निंग की प्रॉपर्टी होती, तो ये उसका राजा था। सर ये आपने पहले भी बताया था क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल। इन चारों को ना दे के वो बोल रहा है यार सीपी सिंह बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, चलो सीपी सिंह के नाम कर देता हूँ, वो भी वैलिड है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। हाँ, अब अपने मम्मी पापा को धमकी मत दे देना, ओ बापू हमें लॉ पता है, हम वकील है, ऐसे नहीं पढ़ाया किसी ने, हमारा भी हिस्सा इस प्रॉपर्टी में है। बट सर लॉ तो पता होना चाहिए ना। अरे हम मजाक कर रहे हैं। नहीं कर रहे सर, आप मजाक नहीं कर रहे, यहाँ पे है तो सीरियस है ना सर। आप मजाक तो आपने अब बोला है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि केस, मैंने बोला था ना केस मत करना, कह रहे पता तो होना चाहिए, मैंने इसलिए तो बता दिया, आप करो या मत करो, तुम्हारी इच्छा, तुम करोगे तो मुझे वकील हायर कर लेना। बिल्कुल सर। और घर वाले निकाल देंगे बाहर। वो निकाल देंगे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी छूट डाल दो। नहीं सर, अपनी प्रॉपर्टी लेनी। 4-5 महिलाओं को, ऐसियों को जानता हूँ मैं कोर्टों में, जिन्होंने अपने मम्मी पापा पे केस डाल रखे हैं, और इसीलिए सर वकील। सर ये बताइए फिर हमारी महिला आपकी नजर में कौन सी वाली महिला होंगी वो? नो कमेंट, सामने सब महिला ही है भाई, नो कमेंट। नहीं सर, वो अच्छी वाली होंगी या फिर वो गंदी वाली होंगी? सर ये बता दीजिए बस। भाई देखो, जिसपे कमा के खाया नहीं जाता, उसके मेरे नाम पे, मैं उसके नाम से पहले आर जोड़ देता हूँ, जी बस बस। इससे आगे नहीं बोलूंगा। तो सर अपना हक के लिए तो लड़ना चाहिए ना? हक जाए भाड़ में और भाई साहब। हमारा कहना तो भाई अपनी साहब प्रॉपर्टी हो। भाई साहब किरण बेदी को नाम सुनो, अपाला का नाम सुनो, जी। ठीक। तो अभी एक वीडियो वायरल चली है, न्यूज में भी मैंने पढ़ा था, एक लड़की के दोनों हाथ नहीं है, जी। अब वो अफसर बनी है, पैर से लिख लिख के। हाँ जी सर, वो तो मूवी भी थी एक। मूवी ने में रियल दिखा रहा था, उसके क्या नाम है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह उसको अवार्ड वगैरह दे रहे थे, मतलब उसको माला वाला पहना रहे थे, सारा काम खुद करती है, उसकी बॉडी को ऐसे उन्होंने अपने आप को बनाया है। तो उसमें ऐसे एक्टर। भाई देखो, क्वालिटी सबके अंदर होती है, जी। आप उसको यूटिलाइज करो ना, रिसोर्स यूज करो। जी। मुझे वो लड़कियां अच्छी लगती हैं, औरतें जो रोड पे मिट्टी डाल रही हैं, ईंटें ढो रही हैं, मुझे उन 4-4 5-5 डिग्री वाली लड़कियों से बेटर वो लगती हैं कि कम से कम वो लड़कियां नहा धो के साफ कपड़े पहन के, वो भी किसी गाड़ियों में घूम सकती है ना, एसी वाली गाड़ियों में, होटलों में खा सकती हैं वो, जी सर। लेकिन वो अपने आबरू इज्जत को बचाने के लिए और जितनी पढ़ी लिखी ये वो वगैरह वगैरह ये सब रोडों पे ऐसी की तैसी करा रही हैं। क्या बस फायदा? सर। थैंक यू सर। तो क्वालिटी बिल्ड करो अपने अंदर, ठीक है जी। जी किसी को सर। बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं। आई डोंट केयर। यस, केयर तो वर्ड भी छोड़ दो, आई डोंट, पीछे हटा दो बाकी सारी चीज। चलो सो एंड सो। अब आगे पढ़े, याद रहने दें। सर इतना ही रहने दीजिए, बच्चे काफी सारे आपको। मुझे सर रहने दीजिए। चैप्टर में 3 ही सेक्शन बचे, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये छोटे छोटे नहीं से सर, पढ़ और लेते फिर हैं। कल दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ेगा। अरे राखी कोई जी। बात मेरा नहीं करूंगा। नहीं सर, कल कर देना। वो राखी की तबीयत मेरे को मैसेज करा, उसका तबीयत खराब चल रही है। और फिर वो भावना भी आज थोड़ा अच्छी थी। अरे तो तू पढ़ा देना ना इनको। नहीं ना सर, मेरे अरे अच्छा कल कर लीजिए इंटेलिजेंट। सर, कल। कल ले लेना सर। ओके। थैंक यू सर।